गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कि आज हम आपको चैप्टर सेकंड पढ़ा रहे हैं 9th क्लास में। और हमारी बुक कौन सी है? क्षितिज बुक है, भाग 1। इससे पहले हम आपको 2 बैलों की कथा पढ़ा चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड्स वगैरह सब कुछ करा चुके हैं। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं ल्हासा की और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। इनका जीवन परिचय हम सबसे पहले पढ़ेंगे और आपको जीवन परिचय याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है ये 4 या 5 मार्क्स का। तो सभी जो लेखक हैं, आपके जो राइटर हैं, उन सबको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं ल्हासा की और इसके जो राइटर हैं उसके बारे में हम अब आपको पढ़ाएंगे। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 में 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधाह। देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? उनके ननिहाल गांव पंधाह में। और कब हुआ था? 1893 में, 1893 में। जिला आजमगढ़। और आजमगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। कौन सा था? कनेला था। देखिए, जब हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी जन्म, मृत्यु, उनका कहाँ जन्म हुआ था, उनके माता पिता, उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, किससे वो इंस्पायर हुए, ठीक है, उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें हमको याद रखनी पड़ती हैं। उनकी जो साहित्य, जो उनकी रचनाएं हैं, उन सबको हमें याद रखना होता है, ठीक है। उनका मूल नाम केदार पांडे था। कौन था? केदार पांडे। उनका मूल जो नाम था, उनका जो असली नाम था, वो कौन था? केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उनकी जो शिक्षा हुई थी, उनकी जो पढ़ाई हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कहाँ पर गए थे वो? श्रीलंका में गए थे। कब गए थे? 1930 में। तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। देखिए, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तभी उनका नाम क्या हो गया था? राहुल सांस्कृत्यायन। और पहले उनका नाम क्या था? केदार पांडे। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। देखिए, अब उनकी जो भाषा थी वो कौन कौन सी थी? किन किन भाषाओं के जानकार थे वो? पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें? महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में 1963 में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, देखिए अब उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में बताया गया है। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में सांस्कृतिक सृजन किया। देखिए, उन्होंने उपन्यास भी लिखी थी, कहानी भी लिखी थी, आत्मकथा भी लिखी थी, यात्रावृत्त लिखा था, जीवनी लिखी थी, आलोचना लिखी थी, ठीक है। इन सब का उन्होंने क्या किया था? सृजन किया था। उन सब के बारे में इन्होंने लिखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। और उन्होंने बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनका क्या किया? उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। कौन कौन सी चीज़ों का उन्होंने अनुवाद किया था? मेरी जीवन यात्रा, इससे कितने भाग थे? 6 भाग। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। कितनी है? 150 है, 150 है।
जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्राव्रत लेखन में देखिए, यात्राव्रत जो लेखन है, यात्रा के बारे में जो लिखा है, राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। देखिए, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये तो हमारा था लेखक का जीवन परिचय, जो कि आपको याद करना है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं ल्हासा की ओर, और इसमें किसके बारे में बताया गया है वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। देखिए, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। किससे लिया गया है? तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 यानी कि 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी कि उन्होंने अपना वेश बदला और मांगने वाला वो क्या बन गए? भिखारी बन गए, उसके वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर, तिब्बत की राजधानी कौन सी थी? ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम यानी कि कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। आया आपको समझ में इतना? अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ल्हासा की ओर, यह वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिकपोर्ड का रास्ता जब नहीं खुला था, यानी कि रास्ता नहीं था उधर जाने का, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। कौन रहती थी उन चौकियों में और जो किले बने हुए उनमें? चीनी पलटन, चीनी की सेना, जो चीन थी उसकी सेना रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही पर्यटक एक चीनी किला था। कौन सा था? पर्यटक। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। क्या हुआ? वो सब लोग क्या हुए? चाय पीने के लिए रुक गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थीं। देखो, रास्ते में जब हम कहीं जाते हैं तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, तकलीफ़ें तो होती हैं, और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसकी जाति क्या है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। और न औरतें पर्दा ही करती थी, यानी कि पर्दा यानी कि घूंघट भी नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोखी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। देखो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन, जैसे अपने यहाँ कुल्हड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पर वो क्या बोलते हैं? खोटी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा,
तो आप खुद जाकर चौकी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? नमक और मक्खन डालने की। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, देखिए जब वो जो किला था उससे जब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। कौन आया? राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोकला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी ठहरने के लिए अपनी जगह, अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते, क्या हुआ? 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के इस सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोग की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। देखिए इतना हमने आपको पढ़ा दिया है। आपको घर पर अच्छे से, अपनी सबके पास में बुक है, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को, और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे।